ये बल्कि और बहुत सारे इस तरह से टाइमली ऑर्डर आते रहते हैं कोर्ट्स के, जो एक भूचाल सा ला देते हैं हमेशा। और जो सामान्य जन है, जो आम नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनके लिए काफी समस्या पैदा हो जाती है कि भाई वो फिर कहाँ जाए यदि लोक सेवक और कोर्ट और ये सब चीजें, ब्यूरोक्रेसी यदि इतनी लाल पीताशाही इतनी हावी है, तो फिर आम जनता क्या करेगी? क्योंकि ये ऑर्डर जो आया जिसमें इन्होंने लोक सेवकों को कहा कि दिक्कत होती है, आरटीआई से परेशानी होती है। तो आरटीआई, अभी चर्चा ही हो रही थी कि 2% से कम लोग आरटीआई लगाते हैं, और यदि अभी दिक्कत हो रही है लोक सेवकों को, तो सपोज करिए यदि ये रेशियो बढ़ता है आगे तो क्या होगा? तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर सवाल ये भी है कि यदि कोई कानून बना हुआ है जानकारी प्राप्त करने के लिए या इस तरह से, तो फिर या कि वो बनाया ही ना जाए इस तरह से, कोर्ट यदि गैर जिम्मेदाराना कमेंट्स करती हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में कमेंट्स हुआ है? आपने पढ़ा होगा ऑर्डर को, और इसका क्या मायने हो सकते हैं आगे, मतलब क्या इम्प्लीकेशंस इसके होंगे? हाँ जी। जी, इसमें मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी कमी तो मुझे एक्ट में ही लगती है कि ये एक एडिशनल बर्डन है। कोई पीआईओ हम्म। नाम की पोस्ट नहीं है, ना इसके लिए कोई वेतन है। ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के तौर पे दिया जाता है। अपीलीय अधिकारी के क्या क्वालिफिकेशन होंगे? जब नवीन शर्मा जी ने अपने केस में उठाया था इस मामला सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये मामला आया था। और उस टाइम भी ये हुआ था कि ये चूंकि पद नहीं है, ना इसके लिए कोई वेतन है, ना इसके लिए कोई योग्यता निर्धारित है, तो फिर ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है सभी पीआईओ और अपीलीय अधिकारी से। तो चूंकि मैं एज ए पीआईओ काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि सभी लोग इसको एक एडिशनल बर्डन की तरह लेते हैं और इस काम से बचने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जो ईमानदार होते हैं वो भी इससे बचना चाहते हैं। वो इसलिए कि पहली बात तो इसमें पेनल्टी होती है, दूसरा इसमें डिसिप्लिनरी कार्रवाई का डर लगा रहता है। मैंने ये जरूर सुना था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोशिश की थी कि इसमें पीआईओ के लिए जो कुछ लोगों को एम्प्लॉय एम्प्लॉय किया जाए, और सिर्फ 20,000 सैलरी पर भी लोग वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है। तो जब तक ये पीआईओ के लिए योग्यता निर्धारित नहीं होंगी या इसके पद सृजन नहीं होंगे, तो ये एक्ट में ही एक कमी मुझे लगती है कि जो होना चाहिए था स्पष्ट रूप से, या चलो पहले नहीं किया, 20 साल हो गए, अब कर दिया जाए। तो यदि ये कर दिया जाए तो फिर मुझे लगता है काफी हद तक ये समस्या सॉल्व हो सकती है कि पीआईओ के पद सृजन किए जाए, जैसे कि सभी एक्ट में होता है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं एडिशनल बर्डन किसी के ऊपर डाल दिया गया, या एक ऐसा है कुछ एक्ट में, लेकिन उसमें इतना लाइबिलिटी नहीं रहता है जितना आरटीआई में है। दूसरा जो विरोधाभासी ऑर्डर की बात है, तो विरोधाभास तो मुझे केवल सूचना आयोग के नहीं बल्कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स में विरोधाभास है। और बहुत सारे जजमेंट्स में ऐसा है। एक लैंडमार्क जो जजमेंट है, 8 अलग अलग जो हाई कोर्ट के केसेस है, 8(1) का प्रोविजो, हमको अभी तक ये पता नहीं कि ये प्रोविजो है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पढ़ा ही नहीं है प्रोविजो, आज तक नहीं पढ़ा। पिछले 20 साल में प्रोविजन उनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज एक्ट में है, क्योंकि किसी ने किसी पर कमेंट ही नहीं किया। 8(1) ई की बात करते, 8(1) डी की बात करते, 8(1) जे की बात करते, 8(1) ए की बात करते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई कमेंट ही नहीं किया है। अब वो पार्लियामेंट ने भी इस तरह से उसको ड्राफ्ट किया है कि अभी भी वो है या नहीं है, इस पर संशय बना हुआ है। चार हाईकोर्ट ने बोला कि इट इज प्रोविजर टू 8(1) जे, चार हाईकोर्ट ने बोला है कि इट इज प्रोविजर टू 8(1). तो ये 8(1) जे का परंतु है या 8(1) का परंतु है, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, अनलेस मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर कमेंट करे। तो ये जो विरोधाभास है, ये केवल सूचना आयोग के या आरटीआई से संबंधित नहीं है। ये विरोधाभास हमको जुडिशियरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जो विभिन्न ऑर्डर्स है उसमें दिखाई पड़ता है। तो जब तक इसमें इस तरह का कोई स्पष्ट कानून नहीं आता है, या स्पष्टता नहीं है, तो शायद संसद उसमें स्पष्टता कर दे। तो संसद ने भी इस मामले में स्पष्टता नहीं की है। जैसा कि एक मौका था 8(1) जे का, 2019 का जो ड्राफ्ट था डीपीडीपी बिल का, उसमें बहुत क्लियरली था कि ये प्रोविजो शाल बी ड्रॉप्ड। अब ये प्रोविजो शाल बी ड्रॉप्ड तो लिखा नहीं है, तो क्या ये प्रोविजो अभी बना हुआ है या नहीं है? दूसरी बात, ये क्या लागू हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि डीपीडीपी बिल के ड्राफ्ट रूल्स तो आ गए हैं एक्ट के, एक्ट पास हो गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो व्हाट हैपेंस टू 44(3), ये सेक्शन अभी लागू हुआ है या नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है। तो इस मामले में ना तो गवर्नमेंट क्लियर है, ना लेजिस्लेचर क्लियर है, ना जुडिशियरी क्लियर है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और फिर जो ये जो लोक सेवकों की जहाँ बात आ रही है, लोक सेवकों को जो परेशानी हो रही है, तो परेशानी दोनों कारण से हो रही है। एक तो ये कि भ्रष्टाचार उजागर होने से तो परेशानी होती है, और दूसरी बात ये कि एक्ट में भी
एनफोर्समेंट के क्या पावर्स है, इसमें किस तरह से ये सूचना आयोग अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाए, पेनल्टी के प्रावधान है या पेनल्टी हो जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स है। और फिर क्या इसमें कंटेम्प्ट करे, हाईकोर्ट में भी जब मामले जाता है तो हाईकोर्ट बोलते हैं कि ये तो सूचना आयोग को खुद ही पावर है, तो सूचना आयोग को खुद ही पावर है तो सूचना आयोग खुद ही इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देता है। तो वो पावर फिर सिविल कोर्ट की तरह डिक्री को एग्जीक्यूट करना है या एग्जीक्यूशन के पावर यदि दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूशन बड़ा सिंपल है, घर का सामान नहीं बेचना एग्जीक्यूशन डिक्री में, इसमें केवल वेतन में से काटने की बात होती है। एंड दैट शुड बी रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि जो भी जिनको पेनल्टी होती है वो लोक सेवक ही होते हैं। तो इसमें सिविल कोर्ट की तरह डिक्री एग्जीक्यूशन या घर का सामान बेचकर वसूली करने वाली बात होती नहीं है। सो इट शुड बी वेरी सिंपल कि कोषाधिकारी को जैसे लेटर मार्क कर देते हैं और कोषाधिकारी जो होता है वो वेतन से काट लेता है, तो इस तरह से या पेंशन भी हो, मान लो रिटायर्ड भी हो, तो पेंशन में से implementation तो काफी सिंपल है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आयोग जो है वो जो नोडल डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो डीओपीटी हो या जीएडी हो, उनको लिख देते हैं और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं होता है। मतलब पेनल्टी यदि हो गई तो वसूल हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए भी लोगों को आरटीआई लगानी पड़ती है। ये तो हालत है इम्प्लीमेंटेशन की। तो हम्म, उसकी वजह से क्या है कि ये जो कानून है ये एक पेपर टाइगर की तरह ही बनकर रह गया है और इट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, जैसा कि जुडिशियरी ने बोला भी था कि ये यही हाल रहा तो ये कानून जो है ये एक हिस्टोरिक जैसे ग्राम न्यायालय वाला कानून बन गया है। तो उस तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई कानून कभी आया था। और जैसे वो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 का 100 साल बाद लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई कानून है जब दूसरा हम्म, पैंडेमिक आया तब। तो उसी तरह से ये कानून का भी मुझे लगता है कि ये जैसा शैलेश गांधी साहब कहते हैं कि राइट टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन तरह का ये कानून बन के ना रह जाए, ये इसमें डर लगता है। तो इसलिए इसमें स्पष्टता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी अच्छा केस लॉ हमारे पास है 20 साल का। उसके आधार पर जहां जहां स्पष्टता नहीं है उसको चाहे थ्रू लेजिस्लेशन और मे बी थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन और मे बी थ्रू केस लॉ ये करना चाहिए। और ये सांसद की और पार्लियामेंट ये जो जुडिशियरी की भी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि इस मामले पर उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब, एक मेरा हाँ जी। सवाल है कि ये सर सेक्शन 18(3) में ये लिखा हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ये सूचना आयोग को पावर है, इसका सर क्या है पूरा सर डिटेल थोड़ा जानकारी देंगे तो? सिर्फ यही पावर है। वो जो है ना वो तो समझ, किसी को बुलाना किसी को एग्जामिन करना तो क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये 23 में भी लिखा गया है ना, कि जिसमें बाकी कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन बैन किया गया है। तो ये जो है ये सिर्फ आरटीआई एक्ट में नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट है, हर एक एक्ट में आपको दिख जाएगा इस तरह की चीज क्लॉज कि सिविल कोर्ट के बराबर पावर होते हैं। तो ये जहां जहां भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट कमीशन या ट्रिब्यूनल्स बनते हैं तो उनको ये होता है कि वो गवाह को बुला सकते हैं, उनसे समन्स वो ले सकते, समन जारी कर सकते हैं, उनको अपने सामने प्रस्तुत करके शपथ पत्र पर वो बयान ले सकते हैं। तो ये सब अधिकार उनको है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये कि सबसे ज्यादा चैलेंज आरटीआई कार्यकर्ता ही बोलते हैं कि हमको कैसे बुला लिया। अरे भाई एनी पर्सन लिखा है तो ये कहाँ लिखा है कि सरकारी सेवक को ही बुलाएंगे। वो तो अप्लीकेंट या कंप्लेनेंट है एपेलेंट है उसको भी तो बुला ही सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, जबकि जाना कंपलसरी नहीं होता, इवन क्रिमिनल कोड भी बुलाए तो जाना कंपलसरी नहीं होता, मैंने बताया है कई बार। सेक्शन 95 में आता है या सर्च वारंट आता है, तलाशी में भी किसी को जाना नहीं पड़ता है, केवल तलाशी उनको दिया जाता है। 95 में भी आता है, सीधा स्पीड पोस्ट से आप रिप्लाई भेज सकते हैं समन्स का, कहीं ये नहीं लिखा है कि कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। कई बार तो ये भी लिखा होता है कि अधिवक्ता के माध्यम से भी उपस्थित होते हैं। तो अनलेस इट इज पर्सनल अपीयरेंस कहीं भी जाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आयोग की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं वो आरटीआई कार्यकर्ता ही है कि हमको कैसे बुला लिया। जबकि बुलाए का मतलब ये नहीं कि दे आर बीइंग कॉल्ड एज कोई अक्यूज, वो कोई आरोपी की तरह बुलाने वाली बात नहीं हो रही है। वो तो केवल एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें मदद के लिए उनको बुलाया जाता है। और अब तो रूल्स भी बन गए हैं, जैसे उत्तराखंड में भी रूल्स बने हैं कि अननेसेसरी उनको बुलाया ना जाए। और जनरली बुलाते भी नहीं है। उसमें ये होता है कि जो आया है रिप्लाई आपका आ गया है तो उसमें कर दो, या तो हाजिरी माफी की एप्लीकेशन होती है एग्जाम्पशन फॉर पर्सनल अपीयरेंस, और अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही लोग अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे अपीयर होना जरूरी नहीं होता है और वो आवश्यक नहीं है। तो ये लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाली बात है वो नहीं लिखी है कि जब डिग्री हो जाती है फाइनल निर्णय हो जाता है उसके बाद क्या एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। ये एग्जीक्यूशन का सिविल कोर्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह कोर्ट बन गए। आप देखिए आईटी एक्ट में भी ऐसा है, 5 करोड़ तक का पेनल्टी होता है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैटर गोज टू सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट का पावर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है।
लेकिन इसमें जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है उसका जो कॉम्पेंसेशन देने का अधिकार था पहले, क्योंकि अब हट गया, 43A को भी हटा दिया गया इसमें, ताकि प्राइवेट लिटिगेशन लोग ना करें। तो इसमें केवल डीपीडीबी एक्ट में यह है पेनल्टी का प्रावधान है। कॉम्पेंसेशन का जो सेक्शन 43A था आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो उन्होंने समाप्त कर दिया है, ताकि लोग आपस में झगड़ा ना करें, अदरवाइज इससे बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ जाता है। तो 43A को उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो जहां जहां पर ऐसा प्राइवेट लिटिगेशन होता है वहां पे सिविल कोर्ट का अधिकार होता है, और सिविल कोर्ट के जो अधिकार है उसमें एग्जीक्यूशन डिक्री भी होता है। एक छोटा सा केस होता है, केस हो जाने के बाद, कि जैसे जमीन का भी होता है ना, कि रजिस्ट्री करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद उसको दाखिल खारिज करना पड़ता है, कि एक आपत्ति इनवाइट करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद किसी को, इवन मैरिज में होता है, मैरिज में भी फोटो वोटो लगाए जाते हैं पहले 1 महीने तक, उसके बाद किसी की आपत्ति ना हो उसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस तरह की एक एक एग्जीक्यूशन वाली जो पावर होती है, वो एग्जीक्यूशन वाली पावर इसमें नहीं दिया गया है। दैट इज द बिगेस्ट हर्डल। जो सूचना आयोग के पावर है वो बहुत लिमिटेड है, और इसलिए लोग भी चैलेंज कर देते हैं, खास करके सरकारी अधिकारी, कि आयोग को ये अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने का ही अधिकार नहीं है, जबकि ये अधिकार ये इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में है। और हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ये भी एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट या कमीशन है या ट्रिब्यूनल्स है, तो उनकी अथॉरिटी को उसको स्ट्रांग करना चाहिए। लेकिन जब कई बार तो ये होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबको लोग, सरकारी सेवक जब डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं मानते हैं, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद बड़ा लाचार और मजबूर सा प्रतीत होता है। तो इसमें लोअर कोर्ट के तो ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने की बात ही कहाँ आती है। तो इसलिए क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक तरह का एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुझे इसमें दिखाई देता है, और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत मुश्किल होता है। और पब्लिक सर्वेंट्स को भी पता होता है, तो इसलिए फिर वो ऑर्डर जो आते हैं तो उसको मानते नहीं है, इम्प्लीमेंट करते नहीं है। और इसलिए फिर आरटीआई कार्यकर्ताओं को एक आरटीआई अलग से एक स्पेशल सेपरेट आरटीआई लगा के बताना पड़ता है कि भाई पेनल्टी तो हुई, लेकिन क्या पेनल्टी वसूल की गई। और हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी है वो लोग भी इसके साथ एग्री होंगे, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई होंगी कि चलो ठीक है पेनल्टी तो हो गई, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या उस आदेश का पालन हुआ है। तो ये भी पालन कराने के लिए, और फिर आयोग जो होता है वो केवल जो जीएडी या नोडल विभाग है उसको लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर, रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते रहता है, और वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। धन्यवाद। सर, ठीक है वीर। दो ठो काज हम लोग का देश में अभी तुरंत होना चाहिए, विदाउट एनी फर्दर डिले। एक है एनजेएसी को लागू करना चाहिए, दूसरा बात है पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई का दायरे में लाना है। अगर ये सब कचरा साफ करना है तो सब कचरा साफ हो जाएगा दो काम करने से। थैंक जी, यू दोनों सर। नहीं है सजेशन आपके वो बहुत बहुत अच्छे, दोनों सजेशन है आपके। हाँ, और वो तो ऐसा है कि आप जानते हैं कि इस वक्त तो डिस्कशन भी हो चुका है, बहुत बड़े